हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। वो चाहे हमारे क्लास 10th के विद्यार्थी हो, क्लास 9th के विद्यार्थी हो, या क्लास 11th के विद्यार्थी हो, या नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पैरामेडिकल कोर्स की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यह वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको यकीन नहीं है तो वीडियो में थोड़ा सा बने रहिए, आपको पता चल जाएगा वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। और आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको किसी भी एक बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने इसको कई बुक से इकट्ठा करके जो है यहाँ पर इसको कलेक्ट किया है और लिखा है, और हम लोग यहाँ पर बात भी करने वाले हैं। इसी तरह से हम इसको पार्ट 1 में समझेंगे, इसके बाद में इसके बाद वाले पार्ट को पार्ट 2 में समझेंगे। यानी एक चैप्टर को हम कई भागों में बांट बांट कर पढ़ेंगे, ताकि हम लोग सही तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम लोग किसी चीज को समझ सकें। तो यह टॉपिक कौन सा है? यह टॉपिक है आपका, आप यहां पर देख रहे हैं, जिसे हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं, जिसे हम जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका क्या है, कोशिका नाम किसने दिया, कोशिका कैसी दिखती है, कोशिका कहां पाई जाती है, कोशिका का क्या काम होता है, कोशिका की खोज की या उसके अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं। तमाम ऐसे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक, वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहली लाइन की शुरुआत करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि द लिविंग सेल, यहां पर आप देख सकते हैं, the living cell is the most important invention in nature। देखेंगे यहां पर ये डिफिनीशन जो है कोशिका की डिफिनीशन दी गई है। तो यहां पर ये हमारे वैज्ञानिक हैं सर रुडोल्फ पीटर्स। इन्होंने 1968 में ये डिफिनीशन दी। The living cell is the most important invention in nature, means प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण एक आविष्कार है, एक निर्माण है, जो कि क्या करता है, जीवधारी यानी कि जो जीवित कोशिका है, यह जीवित जो कोशिका है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक इन्वेंशन है, एक निर्माण है, एक आविष्कार है प्रकृति में। यानी कि हम कह सकते हैं जो कोशिका है, जो लिविंग सेल है, यह हमारे वातावरण में, हमारे प्रकृति में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन है, जिससे कि हमारी धरा पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। ऐसी डिफिनीशन यहां पर हमारे कौन से वैज्ञानिक सर रुडोल्फ पीटर्स ने दी है। दूसरी लाइन यहां पर देखते हैं, इसकी कई बहुत सारी डिफिनीशन दी गई हैं, लेकिन कुछ डिफिनीशंस जो हैं यहां पर हम बात करेंगे कि जो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हैं, बहुत ज्यादा बेहतर है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मींस कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई का मतलब है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। जीवन की आधारभूत इकाई है, मींस जीवन का आधार ही सेल को कहा गया है। एंड यहां पर देखेंगे हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मींस ये क्या है, सिमिलर यानी जिसके पास सिमिलर समान है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यानी जो कार्य और संरचनात्मक तरीके से समान है, वह कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। अब यहां पर हम बात करेंगे, कुछ हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, छोटी क्लास वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो उनको भी समझ में आए। देखिए यह वीडियो मेरा बनाने का पर्पज ये है कि छोटे क्लास वाले बच्चे भी इसको समझ पाएंगे, और जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो भी इसको समझ पाएंगे। यकीन नहीं होता, वीडियो में देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, यकीन हो जाएगा कि दोनों, यानी कि अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, इसमें सभी विद्यार्थियों के, सभी दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे हिंदी में दिया गया है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। क्या कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। यहां पर देख सकते हैं, जिसको संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई भी कहा गया है। मतलब कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, यह संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है।
यह अवकलीय पारिगम्य कला से घिरी होती है। अवकलीय पारिगम्य कला से घिरी होती मतलब इसके पार कुछ जा भी सकता है। अवकलीय पारिगम्य कला से घिरी होती है और इसमें क्या होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर होती है, स्वजनन की क्षमता होती है। क्या होती है, स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। यानी कि एक सेल, वन सेल जो है वो क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है अनदर और मोर सेल। कहां से, पहले से जो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से विद्यमान कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऐसा इस परिभाषा में कहा गया है। दूसरे तरीके से अगर हम बात करें, कोशिका क्या है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है जिसमें जीवन की समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन होता है, नियंत्रण होता है तथा नियमन होता है। उसी को हम कंपार्टमेंट, उसी निकाय को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं। कुछ बच्चे वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको यकीन होना चाहिए, आपको ये बात मैं बता दूं कि देखेंगे यहां पर जब चीजों को हम सीखना शुरू करते हैं तो वहां पर मेरा मन जो होता है वो पहले कहता चलो छोड़ो जाओ, लेकिन जब आप टिके रहते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता क्योंकि समझ में चीजें आने लगती हैं। तो अगर मन कर रहा है उसको स्किप करने का तो आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो कोई ऐसी तो नहीं है कि डांस करने वाली, सॉन्ग सुनने वाली, या कि आपकी कोई काम की नहीं है। आप कुछ नहीं बल्कि इस वीडियो से बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ सीख के जाएंगे भाई, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और इसी श्रृंखला में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे, जैसे ये मेरा पार्ट 1 क्लास 11th का पार्ट 1, क्लास 11th क्लास 9th का पार्ट 1 आया है, ठीक है। उसी तरह से पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग सेल थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सेल थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे। तो इसी तरह से सिस्टेमेटिक तरीके से 1 by 1 हर चीज को क्रिस्टल क्लियर तरीके से सीखने के लिए आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो आप लोगों को अगली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर इस तरह की वीडियो देखते ही नहीं है, आपसे पढ़ाई से दूर तक का कोई मतलब ही नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ नहीं मेरा फायदा करा सकते हैं और ना ही अपना फायदा करा सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो यहां पर बच्चों हम बात करेंगे, लिखा हुआ है अगली लाइन देखते हैं हम, टू स्टडी ऑफ सेल मीन्स हमने कहा था जब कोशिका का अध्ययन करते हैं तो कोशिका एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो यहां पर इसका अध्ययन करने की एक ब्रांच होती है। और जहां पर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे हम कौन सी ब्रांच कहते हैं, तो पहले यहां पर देखेंगे बच्चों, यहां पर दोस्तों देखेंगे लिखा है टू स्टडी ऑफ सेल मीन्स कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी अब तो सेल बायोलॉजी कहते हैं, तो यू आर राइट, पहले साइटोलॉजी कहा गया था लेकिन आधुनिक समय में हम इसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि टू स्टडी ऑफ सेल नोन एज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले सेल को किसने देखा, फिर दूसरी बार किसने देखा, फिर किसने नाम दिया। तो हम यहां पर बात करेंगे 1 by 1, हम पॉइंट टू पॉइंट चीजें सीखेंगे, है ना। तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिस्कवर्ड बाई, सबसे पहले कोशिका खोजी गई किसके द्वारा भाई, एक इंग्लिश साइंटिस्ट, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा नाम है भाई, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक हमारे एक इंग्लिश वैज्ञानिक है, रॉबर्ट हुक हमारे एक इंग्लिश वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने सन 1665 में इन्होंने क्या करा, अपनी खुद की स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से इन्होंने सूक्ष्म जीवों को देखा। क्या देखा बच्चों, सूक्ष्म जीवों को देखा। और वह सूक्ष्म जीव क्या था भाई, बैक्टीरिया था। क्या था, बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया के अलावा इन्होंने अलगा को देखा, प्रोटोजोन्स को देखा, और इसीलिए क्या कहा गया है, हम अगली लाइन में देखेंगे इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। लाइन टू लाइन देखेंगे भाई। तो सन 1665 में सबसे पहले इन्होंने सेल की खोज करा
और क्या करा भाई, सेल को खोजा सन 1665 में, क्या करा 65 में, सन 1665 में सेल को डिस्कवर किया एंड नेम्ड सेल सेल का नाम दिया। सेल नेम्ड किसने दिया भाई, सेल का नाम किसने दिया है, सेल का नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, यहां पर लिखा है कि जो सेल देखा गया, जो सेल देखा गया, अब बात ये आती है, देखेंगे भाई यहां पर हमने एक अभी कहा कि जो ये इंग्लिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, जो रॉबर्ट हुक हैं रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने एक अपनी प्रयोगशाला में बैठे थे और बोतल, बोतल जानते हैं सीसी, उसमें ढक्कन लगा होता है, तो ढक्कन को कॉर्क कहते हैं, कॉर्क को काट काट के देखें तो इनको जो है, अच्छा जो अभी हमने कहा कि जीवाणु को देखा, तो वो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने देखा था, वो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका जीवाणु को देखा था। यहां पर हम बात कर रहे थे रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में एक निर्जीव कोशिका यानी बोतल में लगे हुए ढक्कन जिसको कॉर्क कहते हैं, उसको काट के देखा तो मधुमक्खी के छत्ते के समान की संरचना दिखाई दी और इन्होंने रॉबर्ट हुक ने ही सेल को नाम दिया था भाई। यहां पर हम बात करेंगे बच्चों कि शेप्ड शेप ऑफ हनी मींस जो वहां पर कोशिका का जो आकार था मधुमक्खी के छत्ते के समान, कोष्ठ के समान था, एंड जो बोतल थी, जो बोतल कॉर्क थी, वो कॉमनली उसको क्या कहा जाता था, कॉर्क कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कॉर्क कहा जाता था ढक्कन को। एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ मींस ये जो कॉर्क थी वो किसकी, बार्क ऑफ मींस छाल होता है, ऑब्टेन्ड मींस प्राप्त की, या किससे प्राप्त की गई थी, बार्क ऑफ, बार्क ऑफ मतलब छाल से, छाल से, किसके छाल से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है किस प्लांट की, किस प्लांट को जो है बार्क से कॉर्क बना था, तो उस कॉर्क प्लांट को कॉर्क ऑक कहते हैं, और इस प्लांट को इसका बोटेनिकल नेम है भाई क्यूरिकस सुबर है, क्यूरिकस सुबर प्लांट जो है उसकी बार्क से जो है कॉर्क बना था और इसे कॉमन भाषा में कॉर्क ऑक कहते हैं। देखेंगे यहाँ पे इसको और क्या कहा जाता है, कॉर्क ऑक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो इन्होंने सेल को यानी कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में निर्जीव कोशिका को खोजा, निर्जीव कोशिका को प्रयोगशाला में बैठे बैठे कॉर्क को काट करके देखा और उस कॉर्क को कॉमन कॉर्क जो है, जो कॉमन होता है, कॉमनली क्या कहते हैं उसको, उसको आर्क, उसको कॉर्क ओक कहते हैं, और इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, यहाँ पर बोटेनिकल नेम होता है भाई, यहाँ पर देखेंगे क्वेरिकस, क्वेरिकस सुबर, क्वेरिकस सुबर प्लांट जो है यहाँ पर उसमें देखा गया। अब उसमें देखें तो बहुत सारा अध्ययन किए और उस अध्ययन को जो है भाई किसमें एक्सप्लेन किया, माइक्रोग्राफिया नामक बुक में, ये बुक नेम है, ये बुक नेम है जो यहाँ पर रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया में इसका उल्लेख मिलता है कि कोशिका कैसे खोजी गई भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, तो सबसे पहले कोशिका के बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी देने वाले हमारे वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने निर्जीव कोशिका को क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ सेल, हु इज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ नॉन लिविंग सेल्स एंड हु इज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट हुक इन 1665 बट अगर आपसे पूछा जाए सजीव कोशिका के खोजकर्ता तो एंटोनी वान लीवेनहॉक है। क्लियर है। अब यहां पर बात करेंगे, सबसे पहले सेल के बारे में बताया था भाई रॉबर्ट हुक ने, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ सेल बायोलॉजी जो है कौन है, हमारे कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक है। एंड नेक्स्ट लाइन देखते हैं भाई, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाई मींस, अब बात आई भाई, यहां तक हम लोगों ने देखा कि निर्जीव कोशिका खोजी गई, लेकिन अब 1674 में इन 1674 में यहां पर देख सकते भाई 1674 सन 1674 में एक हमारे वैज्ञानिक थे जो एक डच साइंटिस्ट थे। कहां के साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट थे। इनका बड़ा सुंदर सा नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक हमारे एक डच साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा। में सजीव कोशिका की खोज करने वाले हमारे वैज्ञानिक एक डच साइंटिस्ट हैं, डच वैज्ञानिक हैं, जिनका प्यारा सा नाम है
एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और इन्होंने 1674 में एक जीवित कोशिका की खोज की जो कि बैक्टीरिया था। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, शैवालों को देखा, प्रोटोजोन्स को देखा, अपनी खुद की बनाई गई माइक्रोस्कोप में देखा। एक कहानी में मैंने बताया है कि अपने पिताजी की जो है जनरल स्टोर पे जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, पानी बरसने लगता है, कीचड़ में देखते हैं तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं भाई, ठीक है। यहां पर लिखेंगे 1674 में खोजा व्हिच इज बैक्टीरिया, और वो क्या देखा था इन्होंने, सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था। बैक्टीरिया वाज द फर्स्ट लिविंग, मींस बैक्टीरिया देखा, और क्या देखा, एल्गा देखा, शैवाल, प्रोटोजोन्स देखे, और ये जब छोटी छोटी बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म देखे, बहुत ही अति सूक्ष्मदर्शी छोटी छोटी चीजों को देखा, तो सो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इन सब लोगों ने सोचा भाई हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक बहुत जो है छोटी छोटी चीजों के बारे में खोज कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो इन्हें क्यों ना फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की उपाधि दी जाए, ठीक है भाई। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है भाई, हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी कौन होंगे भाई, रॉबर्ट हुक होंगे। क्लियर है भाई। नेक्स्ट 1682 में सेल थ्योरी प्रपोज्ड की गई भाई। सन 1682 में सेल थ्योरी प्रपोज्ड की गई एन ग्रू, लेकिन क्या हुआ भाई लेकिन क्या हुआ, उस समय उतना ज्यादा डेवलप ही नहीं थी। तो सन 1824 में, कुछ समय बाद सन 1824 में सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाई, यानी कि सन 1800 सबसे पहले सन 1682 में, फिर दूसरी बार सेल थ्योरी जो है उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ। 1824 में एक हमारे वैज्ञानिक हैं, सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाई दत्तरोचित नामक वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी सन 1824 में प्रपोज्ड करी। लेकिन क्या हुआ भाई, बट अफसोस, लेकिन, किंतु, परंतु क्रेडिट किसको दिया गया, देखेंगे भाई, क्रेडिट तो भाई किसी और को दिया गया, ये तो गलत बात है। सेल थ्योरी सन 1824 में दत्तरोचित नामक वैज्ञानिक ने प्रपोज्ड किया, बट क्रेडिटेड बाय बोटनिस्ट, एक हमारे वनस्पति विज्ञान शास्त्री हैं जिन्हें हम स्लाइडेन कहते हैं, इन्होंने सन 1838 में, और एक हमारे जंतु वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक है उन्हें हम स्वान कहते हैं, इन्होंने 1839 में इन्होंने सेल थ्योरी क्या करा, प्रपोज्ड करा, यानी कि इनको जो है क्या दिया गया भाई, क्रेडिट दिया गया। क्या दिया गया, क्रेडिट दिया गया। एंड एक्सप्लेन एनिमल एंड प्लांट सेल स्ट्रक्चर, यहां पर क्या होगा, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, मींस इन्होंने बताया कि जंतु और पौधों के शरीर की जो स्ट्रक्चरल इकाई है वो कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म नेम्ड बाय पुरकिंजे इन 1837, मींस प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया गया किसके, पुरकिंजे के द्वारा। प्रोटोप्लाज्म क्या है, जीव द्रव्य, नाम का प्रयोग किसके द्वारा, पुरकिंजे के द्वारा सन 1837 में दिया गया। एंड रुडोल्फ विर्को, यहां पर देखेंगे रुडोल्फ विर्चो या विर्को सन 1858 में, देखो यहां 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज्ड की गई, सन 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज्ड की गई, लेकिन फिर क्या हुआ, रुडोल्फ विर्को ने इसमें बहुत सारे परिवर्तन करे भाई, बहुत सारे परिवर्तन करें, और इन्होंने क्या करा, परिवर्तन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो रुडोल्फ विर्कोव ने सन 1858 में सेल थ्योरी प्रपोज्ड करी, और लिखा हुआ है सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, सेल थ्योरी क्या कहती है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स, मीन्स सभी कोशिकाएं कम आती हैं, फ्रॉम मीन्स से अदर कोशिका, अन्य कोशिकाओं से आती हैं। इसको लैटिन भाषा में क्या कहा गया, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ठीक है। विर्को, दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ विर्को इन
यहाँ पर 1858 में ओमनीज सेलुला ई सेलुला, इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ सेल लाइनेज, लॉ ऑफ सेल लाइनेज। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें बताया गया कि जो सेल बनती हैं वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं, नई कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही बनती हैं बच्चों, दोस्तों। एंड यहां पर देखेंगे विर्को सेड, विर्को ने कहा सेल इज द लिविंग मैटर, कोशिका एक जीवित पदार्थ है। एंड लास्ट लाइन देखते हैं फिजिकल बेस, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रपोज्ड बाय हक्सले, मींस जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, ये बात हक्सले ने कही। तो हम लोगों ने कोशिका के बारे में इतनी चीजें सीखा है, और हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे कि सेल थ्योरी क्या है, प्राथमिक सेल थ्योरी क्या है, फिर मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, और फिर हम बात करेंगे भाई, बात हम करेंगे एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग अगली वीडियो में सेल थ्योरी पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक, ये दूसरा पार्ट है। इस दूसरे पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है सेल थ्योरी के बारे में, किसने किसने सेल थ्योरी दिया, सेल थ्योरी में क्या क्या चीजें बताई गई, और कौन कौन सी सेल थ्योरी जो है फ्लॉप हुई, उनमें कौन सी कमियां रह गई हैं, और उसमें फिर क्या क्या सुधार हुआ है। तो क्लास 9th वाले विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्लास 11th वाले वीडियो को देख सकते हैं, या इसके अलावा देखिए ये वीडियो जो है सिर्फ 12th वाले बच्चों को छोड़कर कोई भी बच्चा देख सकता है। क्यों? क्लास 12th वाले भी देख सकते हैं, लेकिन उनके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसके बाद में आप जीकअप की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई एंट्रेंस देना चाह रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा वीडियो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए भाई हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमने पहले ही बता दिया, सेल थ्योरी है। क्या है सेल थ्योरी? जिसको हम लोग कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में यहाँ पर हम बहुत कम शब्दों को हमने पहले से नोट कर दिया है, ताकि आप लोगों का कीमती टाइम जाया ना हो। तो हम लोग लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सेल थ्योरी को किसने प्रपोज्ड करा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लाइडन एंड स्वान। लेकिन अब यहीं से जो भी हमारे दोस्त मित्र हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे इस तरह से नहीं पूछा जाता है। उनसे पूछा जाता है कि बोटेनिस्ट जो है वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज्ड करा था, या जूलॉजिस्ट कौन थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज्ड करा था, या जो सेल थ्योरी प्रपोज्ड की थी वो किस सन में, 2 सन दिए गए हैं भाई, कौन से सन में प्रपोज्ड किया गया था, या सेल थ्योरी के कौन से पॉइंट थे, या सेल थ्योरी के क्या क्या एक्सेप्शन थे, अपवाद थे, है ना। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टेप टू स्टेप, लाइन टू लाइन समझने वाले हैं। चलिए भाई पहला पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल थ्योरी को हमने पहले कहा, सेल थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लाइडन एंड स्वान इन 1838 1839, मीन्स 2 सन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए बोटेनिस्ट जो सेल थ्योरी है वो 2 वैज्ञानिकों ने प्रपोज्ड करा, एक तो जैकब स्लाइडन और दूसरे हमारे स्वान। आप देखेंगे जो हमारे ये स्लाइडन है ये एक बोटेनिस्ट थे, और इन्होंने सन 1838 में सेल थ्योरी को प्रपोज्ड करा। और वही दूसरी तरफ हमारे एक जूलॉजिस्ट हैं जिन्हें हम स्वान के नाम से जानते हैं, इन्होंने सन 1839 में क्या करा, सेल थ्योरी को प्रपोज्ड करा। अब हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी में जो है क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने जिस सेल थ्योरी को प्रपोज्ड करा उनमें इन्होंने ये अपने सिद्धांत बताए कि भाई सेल क्या होता है, सेल कैसी दिखती है, सेल किन किन नियमों का अनुसरण करती है। तो उन्हीं चीजों को जो है क्या कहा गया, सेल थ्योरी कहा गया, कोशिका सिद्धांत कहा गया, जिनका अनुसरण कोशिका करती है भाई। ठीक है, तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से फिनोमेनन है, कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से यहाँ पर देखेंगे गाइडलाइन है जो सेल अनुसरण करती है भाई। तो लिखा हुआ है, पहला पॉइंट दिया गया है ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब सभी सजीव वस्तुएं कंपोज्ड ऑफ, बनी होती हैं, सभी सजीव वस्तुएं या सभी सजीव किससे बने होते हैं, 1 or more सेल्स, मतलब एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, एक या अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। एंड फिर दूसरा पॉइंट कहा गया है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मींस कोशिका जो है जीवन, यहाँ पर यूनिट ऑफ लाइफ,
कोशिका जीवन की इकाई है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। क्या कहा गया है? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। किस आधार पर? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, यानी हमारे शरीर में किसी भी जीव के शरीर का जो निर्माण होता है वो कोशिका से ही निर्माण होता है। जैसे ये बात हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जब टाइप्स ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, हम लोग अगली वीडियो में शेप एंड साइज ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। कोशिका का आकार, कोशिका की आकृति के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। फिर उसके और अगली वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के विकास के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मींस कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। इसका मतलब यह है कि बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं है। और किस स्ट्रक्चर, यानी कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, कोई कार्य नहीं हो सकता है बिना कोशिका का। ठीक है भाई। अब अगला पॉइंट दिया गया है न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। कितना बेहतरीन पॉइंट है, कितना बेहतरीन पॉइंट है कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई भी नए जीवधारी की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, कोई नई सेल बन ही नहीं सकती है जब तक उससे पहले कोई विद्यमान सेल नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि न्यू सेल, कोई भी नई कोशिका, अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, पहले से विद्यमान जीवित कोशिका से ही कोई नई कोशिका बन सकती है। ठीक है, अब हम भाई देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, जब इन्होंने स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज करा तो उसमें कुछ अपवाद रह गए, कुछ क्या हुआ, नियम का अनुसरण नहीं कर रहे थे। तो उन एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, कौन कौन से एक्सेप्शन थे भाई? जो सेल थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा प्रपोज की गई थी उसमें कौन कौन से एक्सेप्शन रह गए, तो उनको सुधार करके हमारे एक वैज्ञानिक हैं रुडोल्फ विर्को, इन्होंने जो है इम्प्रूव करा। अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ एक्सेप्शन क्या थे? नो क्लियर, क्या नहीं क्लियर था? हाउ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, मींस कोशिकाएं कैसे विभाजन करती हैं, क्योंकि स्लाइडन और स्वान ने बताया कि कोशिकाएं बडिंग करती हैं, बडिंग यानी मुकुलन द्वारा सेल डिवीजन करती हैं। दैट्स फुली रॉन्ग, है ना, दैट्स फुली रॉन्ग। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन हो गया, नो क्लियर हाउ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, मींस कोशिकाएं कैसे विभाजन करती हैं, ये यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया। एंड यहाँ पर देखेंगे भाई, अकॉर्डिंग दिस सेल थ्योरी वायरस आउट, मींस इस सेल थ्योरी के हिसाब से वायरस क्या हो रहा था? एक्सेप्शन है, वायरस इस थ्योरी में नहीं आ रहा था। एंड न्यूक्लियस बडिंग, यानी केंद्रक, अभी हमने कहा कि सेल डिवाइड कैसे होता है, केंद्रक में मुकुलन होता है। ठीक है, एंड यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी आपकी आ चुकी है मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या आ चुकी है भाई? मॉडर्न सेल थ्योरी। अब हम बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या हुआ भाई, किसने प्रस्तुत किया? मॉडर्न सेल थ्योरी को किस नाम से यहाँ पर देख रहे हैं? सेल डॉक्ट्रिन या सेल डॉक्ट्रिन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? सेल प्रिंसिपल, कोशिका सिद्धांत। ठीक है भाई। तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है ये किसने प्रपोज करे भाई, ये किसने जो है इंप्रूव करा? तो लिखा हुआ है इट मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्को, यानी यहाँ पर ये जो थ्योरी है, जो सेल थ्योरी थी, ये इंप्रूव की गई, इसको मॉडिफाई किया गया किसके द्वारा? रुडोल्फ विर्चो इन 1855, मींस 1855 में इसको जो है मॉडर्न, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो थी वो हमारे रुडोल्फ विर्को नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 में प्रस्तुत की। और इन्होंने कहा देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बस इनका एक्सप्लेनेशन गलत था। तो इन्होंने कहा कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आर वंस, मींस कोई भी जीवधारी, कोई भी सेल्स जो है पहले से विद्यमान सेल्स से ही उसका जो है विकास होता है। और इसके बाद में कहा गया इनके अनुसार या इसके अनुसार, मॉडर्न सेल थ्योरी के अनुसार, किसी कोशिका के जीवन में कोशिका विभाजन ही
किसी भी जीवधारी के किसी भी कोशिका के जीवन में कोशिका विभाजन ही क्या कहा गया है, केंद्रीय क्रिया है, केंद्र की घटना है, सेंट्रल फेनोमेनन है। क्योंकि जिस किसी कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होगा, इनके हिसाब से वो क्या कहा गया है, उसका कहा गया है कि किसी कोशिका के जीवन में कोशिका विभाजन ही केंद्रीय घटना है। अब देखिए इनके हिसाब से अगर कोशिका विभाजन ना करे तो इसीलिए तो अब इनका यहाँ पर ये लाइन कह रही है कि सेल डिवीजन अगर नहीं हो रहा है ना, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसे क्या कहा गया है, वंश परंपरा का नियम कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ सेल लाइनेज, इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेल लाइनेज भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल फिनोमेनन को जो है लॉ ऑफ सेल लाइनेज कहते हैं। सेल लाइनेज का मतलब होता है जब एक सेल जो है होगी यहाँ पर, ये अपना डिवीजन करेगी, फिर ये अपना डिवीजन करेगी, तो देखेंगे सेल ऑफ लाइनेज, यानी कि बहुत सारी सेल की जो है लाइन बनती चली जा रही है। क्या होता जा रहा है, बहुत सारी लाइन बनती चली जा रही है, बहुत सारी लाइन बनती चली जा रही है, ठीक है भाई। एंड उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए। लिखा है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल्स, मींस इनके मॉडर्न सेल थ्योरी के अनुसार इसमें सभी जीवित वस्तुएं जो हैं एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब ऑल लिविंग सेल्स या ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सभी कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही बनती हैं। तीसरा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन सबमिट इनटू डीएनए, मींस डीएनए में आनुवांशिक सूचना निहित होती है जो ट्रांसफर होती है बाय रिप्रोडक्शन, यानी जनन के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती रहती है। एंड फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑल सेल्स आर जेनेटिकली सेम, मींस आनुवांशिक रूप से समान होती हैं, लेकिन फिजिकली क्या होती है, डिफरेंट होती हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्थिति के आधार पर, है ना, दाब के आधार पर, इसके आधार पे जो है फिजिकली चेंज हो जाती है। एंड केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म बेसिकली सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, मींस जो भी कोशिकाएं होती हैं उनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, वो सब समान होता है। सभी जीवधारियों में सब कोशिकाओं का जो होता है वो सब समान होता है, ठीक है भाई, क्या होता है, समान होता है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या इसके भी एक्सेप्शन है, क्या इसके भी एक्सेप्शन है, तो जी हाँ बिल्कुल इसके भी एक्सेप्शन है। जैसे इस थ्योरी के हिसाब से वायरस जो है बाहर हो जाता है, क्योंकि वायरस तो भैया ए सेलुलर है, वायरस क्या है, ए सेलुलर है। एंड यहाँ पर क्या कहा गया है कि मोर देन वन न्यूक्लियस, क्योंकि इसके हिसाब से कहा गया है कि एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, कुछ प्रोटोजोन्स हो गए, है ना, हाँ प्रोटोजोन्स क्यों बाहर हो गए भाई, सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, तो ये एक्सेप्शन जो है मॉडर्न सेल थ्योरी के हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका है सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज्ड करा, तो स्लाइडेन और स्वान ने करा सन 1838-1839 में, ठीक है भाई। एंड इसके बाद में अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पर ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है भाई, और दूसरा मॉडर्न सेल थ्योरी किसने प्रपोज्ड करा, और दूसरा जो है लॉ ऑफ सेल लाइनेज क्या है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे सेल डॉक्ट्राइन, ठीक है। तो इस तरह से हर एक पॉइंट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है आप लोग वीडियो को पूरा देखें, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सभी लोगों को। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। और अगर इसके अलावा देखिए बारी बारी से हम हर क्लास की वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना देंगे, तो उसमें वीडियो जोड़ते जाएंगे। तो आप अपने क्लास के हिसाब से प्लेलिस्ट में जाकर के अपने वीडियो देखिएगा,
और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उसकी वीडियो जो है चैप्टर वाइज सीरियल के हिसाब से मैं डालता रहूंगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। इसके अलावा और भी कोई अगर आपके डाउट बनते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और क्लास 12 के जो विद्यार्थी हैं उनकी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, तो वहां पर आप देखते जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक सीरीज का एक हिस्सा, जिसका नाम है शेप एंड साइज ऑफ सेल। क्योंकि इसके पहले हमारे जो क्लास 9th के स्टूडेंट थे, क्लास 9th में पढ़ रहे थे, क्लास 11th में पढ़ रहे थे, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो सिस्टमेटिक वे में जो हम लोग पढ़ रहे थे साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी या स्टडी ऑफ सेल, तो उसमें हमारा ये तीसरा वीडियो है, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा एंड सेल के जो है हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ा। एंड इस तीसरी वीडियो में जो कि क्लास 11th की प्लेलिस्ट के नाम से जो है वीडियो उसमें दर्ज होती हैं, तो यह तीसरी वीडियो है जिसमें शेप एंड साइज ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिकाएं कैसी दिखती हैं, उनका क्या आकार होता है और उनका क्या साइज होता है। तो ये तमाम ऐसे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी आप लोगों को वन बाय वन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो साइज ऑफ सेल है, जो साइज ऑफ सेल है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर साइज ऑफ सेल पढ़ेंगे, उसके बाद में शेप ऑफ सेल पढ़ेंगे। मींस सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हम साइज ऑफ सेल के बारे में बात करते हैं एंड उसके बाद में हम पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? साइज ऑफ सेल। कोशिकाएं की साइज क्या होती है, उनका क्या जो है कह लीजिए कि आकृति, शेप मीन्स आकार या आकृति होता है, साइज मीन्स होता है माप, उनकी क्या माप होती है। तो आप सभी जानते हैं, जैसे जब हम किसी द्रव को मापते हैं तो लीटर से मापते हैं, डिस्टेंस को नापते हैं तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, मीटर से नापते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब हम किसी द्रव्य को, ठोस द्रव्य को मापते हैं तो उसे किलोग्राम में मापते हैं, गैस को भी लीटर और किलोग्राम में भी मापते हैं। तो इस प्रकार से जो है, जो हमारी कोशिकाओं का जो साइज है, वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसको नैनोमीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में मापा जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं हमारी जो है बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। जैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि जो एक सुई की नोक होती है, जो एक सुई की, यानी कि जैसे ये पेन है, पेन की एक नोक पर हजारों की संख्या में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 हजार बैक्टीरिया इस पॉइंट पर हैं। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया कितने छोटे होते हैं। और बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया जो हमारा है वो सेल है। क्या है? बैक्टीरिया हमारा एक सेल है। हम लोगों का बड़े से बड़ा शरीर भी सेल से मिलकर बना होता है और छोटे से छोटा शरीर भी सेल से ही मिलकर बना होता है। तो सेल क्या होती है? अगर ऐसा कोई आपके मन में विचार आता है, सेल क्या होती है, सेल कैसे बनती है, तो आप लोग जो है इसके पहले वाली जो वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, जिसे हम सेल एंड सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो सेल वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, आपको वहां पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर उसके बारे में जानते हैं तो यहाँ पर हम साइज ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोशिकाएं बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं और कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी भी होती हैं, लेकिन कोशिकाएं इतनी बड़ी नहीं होती है कि किलोमीटर में उनको मापा जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मोस्टली कोशिकाएं जो हमारी होती है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती है, बहुत ही अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं। अति सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज, मींस उन्हें हम नाखून से देख नहीं सकते हैं। उनको देखने के लिए किसकी मदद की? विद द हेल्प ऑफ वी कैन सी मोस्टली सेल वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, मींस माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम लोग जो है सेल को देख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि पेन या सुई की पॉइंट पर 10,000 बैक्टीरिया होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे हाथ में आ चुके हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी इस हवा में, जिसको हम लोग एयर पास करते हैं, मींस एयर पैसेज के माध्यम से हमारे शरीर में जाते भी हैं और निकलते भी हैं। तो बैक्टीरिया जो है हमारा है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। वो बात अलग है कि कभी कभी बैक्टीरिया मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, बैसिलोकोकस और इस तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं उनके नाम रखे जाते हैं सिंगल, डबल और
ट्रिपलेट होने के कारण। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पर आते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले अगर हम बात करें कोशिकाएं कितने से लेकर के कितने तक होती हैं, तो अप्रोक्सीमेटली मींस लगभग की बात करें तो डायमीटर ऑफ सेल जो होता है, डायमीटर जो ऑफ सेल होता है वो 0.1 या 0. कहीं कहीं पे 5 लिखा होता है, कहीं कहीं पर 0.25 लिखा होता है, से 20 माइक्रोन तक का होती हैं। अब बात आती है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल का मतलब होता है सबसे छोटी कोशिका। माइकोप्लाज्मा लैडलेवी, माइकोप्लाज्मा लैडलेवी जो है, आप सोच रहे होंगे सर माइकोप्लाज्मा तो सही था, लेकिन यहाँ पे जो लैडलेवी दिया गया है ये मैंने पहली बार सुना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप आगे बढ़े और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा गैलिसाप्टिकम। तो आप बोलेंगे अरे वाह सर, ये तो मैंने पढ़ा था, पहले ही मुझको पता था, है ना, ये तो पहले से मालूम है, तो फिर ये क्यों नहीं मालूम है। तो आपको बता दें माइकोप्लाज्मा गैलिसाप्टिकम जो है, माइकोप्लाज्मा जब गैलिसाप्टिकम है, ये जो है भाई ये इसका ओल्ड नेम है। माइकोप्लाज्मा जो है गैलिसाप्टिकम जो है इसका ओल्ड नेम है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलिसाप्टिकम इसका ओल्ड नेम है। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसका जो है ये न्यू नेम है, माइकोप्लाज्मा लैडलेवी, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा लैडलेवी कहें या माइकोप्लाज्मा गैलिसाप्टिकम कहें, गैलिसाप्टिकम कहें या माइकोप्लाज्मा गैलिसाप्टिकम को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम पीपीएलओ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पीपीएलओ कहते हैं। लेकिन बात आती है सर ये पीपीएलओ तो शॉर्ट फॉर्म में है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी होता है? जी ऑफ कोर्स होता है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी देखते हैं। यहां पर देखेंगे पी से क्या होता है? प्लूरो, दूसरे पी से होता है न्यूमोनिया, पी साइलेंट है यहाँ पे भाई, तो प्लूरो न्यूमोनिया, एल से हो जाएगा लाइक, ओ से हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, मींस प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या है? एक माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा कैसा दिखता है? माइकोप्लाज्मा जैसे आप कभी अंडे को जब आप फोड़ के फ्राई पैन में फ्राई करते हैं तो अंडा जब आमलेट बनता है तो फुदकता है ना, तो उसी तरह से आप ये देखिए, आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं। ये जो है ये क्या है भाई? ये माइकोप्लाज्मा है। ये क्या है? माइकोप्लाज्मा है। ये माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा क्या है? हुइटेकर के अनुसार अगर माने तो माइकोप्लाज्मा क्या है भाई? माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा जो है ये क्या है भाई? मोनेरा जगत में आता है। किस जगत में आता है? मोनेरा किंगडम में आता है। मोनेरा किंगडम में आता है, मोनेरा किंगडम में आता है, ठीक है भाई। तो माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसके अलावा जो है लार्जेस्ट सेल क्या है भाई? तो अभी तक जो है ऑस्ट्रिच यानी जो शुतुरमुर्ग है, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है उसका व्यास क्या होता है? 17 × 13.5 सेंटीमीटर, यानी इसे हम मिलीमीटर में कहें तो इसका व्यास कितना होता है? 170 मिलीमीटर होता है, ठीक है भाई। लेकिन ये बात आती है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है या हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ठीक है भाई। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है और हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो जैसे मनुष्य के शरीर में अगर हम बात करें, मनुष्य के लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है जो 90 सेंटीमीटर की है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन जो 90 सेंटीमीटर की है, उसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है बच्चों? न्यूरॉन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों? तंत्रिका कोशिका। तो देखिए वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेटिव मिल रहे हैं भाई, बोलिए जानकारी आपको मिल रही है, बेहतर जानकारी मिल रही है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी ये जानकारी मिले, है ना। चलिए भाई, तो अगर हम बात करें, ये तो थी मनुष्यों की बात, लेकिन अभी भी क्वेश्चन बनते हैं भाई कि नर में यानी कि किसी एक मैन में सबसे छोटी कोशिका क्या है, एक फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप इनका क्वेश्चन जानना चाहते हैं, आंसर जानना चाहते हैं, क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर देंगे। ओके भाई, चलिए
अब ये बात आती है कि लार्जेस्ट सेल इन प्लांट, लार्जेस्ट सेल इन प्लांट, तो पौधों में सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है? तो इसिटेबुलेरिया एक शैवाल है, इसिटेबुलेरिया, इसिटेबुलेरिया क्या है भाई? एक शैवाल है, और यह जो शैवाल है ये 12 सेंटीमीटर का होता है ना? तो इसिटेबुलेरिया जो है सबसे बड़ा शैवाल है। इसके अलावा हमारे इस यूनिवर्स में, हमारी इस धरा पे बहुत सारी ऐसी विविधताएं हैं। यहाँ तो मैंने क्विक रिवीजन के पर्पज से बहुत कम समय में, क्योंकि आप लोग जो है थोड़ा सा वीडियो देखते हो फिर उब जाते हो, है ना, उब जाते हो, तो मैंने सोचा जानकारी महत्वपूर्ण है, छोटी सी वीडियो में आपको बता दी जाए। तो आप लोग बताइए कि साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल क्लियर हुआ भाई? साइज ऑफ सेल क्या होता है? कोशिकाओं की क्या माप होती है। एंड इसी के साथ में हम लोगों को पढ़ना होता है कि शेप ऑफ सेल, कोशिका का क्या शेप होता है, कोशिका का क्या शेप होता है बच्चों? तो शेप किसको हम लोग कहते हैं? शेप मीन्स होता है आकृति, शेप मीन्स होता है आकृति, उसकी बनावट क्या है? वो गोल दिखता है ना, या चौकोर दिखता है, या दंडवत दिखता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें शेप ऑफ सेल, कोशिकाओं की जो आकृति होती है, तो इसमें जो आकृति है ये वैरी करती है। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो ओवेल होती हैं, अंडाकार होती हैं, कुछ जो होती हैं वो लाइनियर होती हैं, कुछ जो होती हैं सिलेंड्रिकल होती हैं, बेलनाकार होती हैं, कुछ कोशिकाएं जो होती हैं रेक्टेंगुलर होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं। तो इसके अलावा भी कोशिकाएं जो होंगी कुछ तो राउंड होती हैं, कुछ राउंड होती हैं, ठीक है, कुछ फिलामेंटस होती हैं। तो कोशिकाएं हमारी जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं। जैसे अगर हम न्यूरॉन की बात करें, ये देखेंगे भाई न्यूरॉन है, मैं रफली ऐसे ही बना दे रहा हूं, ठीक है, ये न्यूरॉन है, तो ये फिलामेंटस है। एंड इसके अलावा ये ऑस्ट्रिच इग है, सही से बना दे भाई, ऑस्ट्रिच इग है, ऑस्ट्रिच इग है, और ये आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, मसल्स हैं, और ये बॉडी की सेल्स हैं, ठीक है। ये पेंटागोनल, हेक्सागोनल प्लांट सेल है, ठीक है भाई। देखिए भाई दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी दिख रहा है। तो इस प्रकार से शेप ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल क्लियर हो गया भाई। और अब हम अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत महत्वपूर्ण। टाइप्स ऑफ सेल्स में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक विद स्ट्रक्चर के सेशन में। आज का सेशन है प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेल्स में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा इत्यादि आते हैं। तो उसमें हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया है, और यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया मैंने लिखा है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसे यूकैरियोटिक, इसे प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं, यूकैरियोटिक से वेरी क्यों होता है। तो सबसे पहला जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले ही पढ़ा था बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के केंद्रक के विकास के आधार पर सेल को बेसिकली डिवाइड किया गया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जिसका न्यूक्लियस फुली डेवलप था उसको यूकैरियोटिक कहा गया, और जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप था, अविकसित था,
उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते थे। तो यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोट्स है। इसमें हम कभी कभी जो है नीले हरे सवाल का देखते हैं, यहाँ पर हम बैक्टीरिया का देख रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का देखने से हमें बैक्टीरिया के बारे में भी जानकारी हो जाती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी जानकारी हो जाती है। तो सबसे पहले हम जो ऐसा कैरेक्टर है जो इसको यूकैरियोट से वेरी करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है, तो वो है केंद्रक। देखेंगे जब किसी भी हम यूकैरियोटिक कोशिका का देखते हैं, यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसका जब जेनेटिक मटेरियल हम देखते हैं, जो डीएनए देखते हैं, न्यूक्लिक सब्सटेंस होता है, क्रोमैटिन होता है, हेटेरोक्रोमैटिन होता है, ठीक है, वो एक इन्वेलप से यानी कि जिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, तो इसको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं। और ये सेल जो हो जाती है वो यूकैरियोटिक सेल हो जाती है। लेकिन इसमें यहां पर आप देख रहे हैं जो डीएनए है, जो न्यूक्लिक सब्सटेंस है, जेनेटिक मटेरियल है, उसमें किसी भी प्रकार का सेल नहीं है। मींस जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और वह साइटोप्लाज्म के एक दूसरे के साथ जो है इंटरकनेक्ट है। तो यहाँ विकसित व्यवस्था नहीं है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए एक रूम है, उसी में आप खाना खाते हैं, उसी में आप खाना जो है बनाते भी हैं, उसी में आप पढ़ते भी हैं और उसी में आप सोते भी हैं, उसी में आप जो है ये कह लीजिए कि वॉशरूम भी है, सारा काम उसी एक रूम में करते हैं। लेकिन जब आप दूसरी जगह पे जाते हैं या उस रूम में कह लीजिए कि आप पार्टीशन कर लेते हैं, रूम चाहे जितना बड़ा हो या चाहे जितना छोटा हो, क्योंकि जब मान लीजिए रूम बहुत बड़ा है तो उसमें जब आप पार्टीशन कर लेते हैं तो आप स्टडी रूम अलग कर लेते हैं, किचन अलग कर लेते हैं, बेडरूम अलग कर लेते हैं, वॉशरूम अलग कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया, वो वेल मैनेज्ड हो गया, वेल डेवलप्ड हो गया। तो उसी तरह से जब इसमें केंद्रक जो द्रव्य है कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहता है भाई, तो किसी भी तरह से यहाँ गुड मैनेज है ही नहीं। जब गुड मैनेज है नहीं तो वेल डेवलप नहीं है, वेल डेवलप नहीं है तो इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, अविकसित है, आद्य विकसित है, अविकसित है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो भाई, यहाँ पे ये खाना बनाने वाला दूसरा है और सोने वाला दूसरा है। मीन्स यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेट, देन दिस सेल इज यूकैरियोटिक सेल आर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है भाई। तो अब हम यहाँ पर जितने भी सारे पार्ट हैं इनको हम सीखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने डीएनए की बात करी, तो इसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, न्यूक्लिक सब्सटेंस कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले ऊपर से पढ़ें कि नीचे से पढ़े भाई? तो चलिए, हमने इसको शुरू किया तो यहीं से पढ़ लेते हैं। इसको आप देखेंगे न्यूक्लियाइड लिखा हुआ है, न्यूक्लियाइड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये डीएनए जो है सर्कुलर डीएनए है और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं। और इस न्यूक्लियाइड में क्या है? डीएनए है। अब देखो, मैंने कुछ शब्द यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे जीनोफोर। क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पर? इसको जीनोफोर भी कहते हैं, अब यहाँ पर हमने इंसिपिएंट न्यूक्लियस लिखा है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस जिसमें अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अविकसित केंद्रक। यहाँ पर एक चीज और है कि इस डीएनए में और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या फर्क है? यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या फर्क है? इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होती है, तो ये खास अंतर होता है। और बाकी डीएनए का जो बेसिक फीचर है, बेसिक जो कैरेक्टर है, वो क्या करता है? आनुवांशिक लक्षण जो को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। और जितना भी मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो सारा का सारा डीएनए में कोड होता है। तो ये तो बात थी न्यूक्लिक सब्सटेंस या इंसिपिएंट या न्यूक्लियाइड्स, या इसी को हम जीनोफोर कहते हैं। क्लियर हुआ भाई? जीनोफोर कहते हैं। अब उसके बाद में बात करेंगे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे एंजाइम वगैरह हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। किसका द्रव्य है? कोशिका का द्रव्य। और कौन सी कोशिका है? तो जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है, इसमें एंजाइम्स भी है, प्रोटीन है, डीएनए है, राइबोसोम, मीजोसोम से प्लाज्मेट्स है,
फूड है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बहुत सारी चीजें इसमें पाई जा रही हैं झिल्ली के अंदर, है ना। तो इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लियर हुआ भाई। इसी में फिजियोलॉजिकली जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एक्टिव रहता है, चलता है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं भाई, यहां पर हम लोग यहां से पढ़ना शुरू किए तो इस तरफ से ही पढ़ते हुए चलते हैं। अगला है स्लाइम लेयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। और स्लाइम लेयर को जो है हम लोग कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। बात आती है कि ये जो कैप्सूल है, ये जो स्लाइम लेयर है, ये कैसे बनती है, क्यों बनती है। देखिए जब बैक्टीरिया अपना विकसित होता है और बैक्टीरिया जहां पर रह रहा होता है, जहां पर इसकी सर्वाइवल कंडीशन होती है, तो अपना विकास करता है और विकास करते 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 समय क्या करता है भाई, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का सिक्रेशन करता है और एक लेयर बन जाती है। और जो एक लेयर बनती है शुरुआती दौर में, उस लेयर का नाम ही होता है स्लाइम लेयर। क्या नाम होता है, स्लाइम लेयर। अब बात आती है कि भाई ये स्लाइम लेयर में क्या होता है, तो मैंने कहा कि इसमें जो है क्या क्या होता है, देखो डेक्स्ट्रॉन होती है, डेक्स्ट्राइन होती है, लिवेन होता है, यानी कि ये सभी क्या है, ये सभी पॉलीसैकेराइड्स हैं। क्या है, पॉलीसैकेराइड्स हैं। ये पॉलीसैकेराइड्स का जो सिक्रेशन कर देते हैं और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, ठीक है, रेजिस्टेंट हो जाती है और एक कैप्सूल बन जाता है, प्रोटेक्टिव कैप्सूल बन जाता है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। अब ये किससे किससे प्रोटेक्ट होता है, देखेंगे यहां पर ये सभी के लिए रेजिस्टेंट होता है। यानी किसके लिए रेजिस्टेंट होता है, तो एंटीबायोटिक्स के लिए। किसके लिए भाई, एंटीबायोटिक्स, यानी जो प्रतिरोधी जो प्रतिजैविक औषधियां होती है, जो प्रतिजैविक औषधियां होती हैं, ये इसके लिए प्रतिरोधी हो जाता है। इसीलिए देखे होंगे जब कोई रोग पुराना हो जाता है, रोग लंबे समय तक रुकता है, तो उसके बैक्टीरिया के पास में एक लेयर बन जाती है, कवर बन जाती है, कैप्सूल बन जाता है। तो उसमें जब हम दवाएं खाते हैं तो दवा उस बैक्टीरिया के पास जाती ही नहीं, बैक्टीरिया के पास जाएंगे नहीं तो बैक्टीरिया किल ही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्लाइम लेयर मींस कैप्सूल जो होता है, तो यह एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। नेक्स्ट है राइबोसोम। अब देखो राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम देखो साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं, एंजाइम बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। अब बात आती है कि सर यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, तो यूकैरियोटिक सेल में 70S और 80S दोनों S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं बट यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ठीक है भाई उसके बाद में अगला है मीजोसोम। मीजोसोम देखो, मीजोसोम जो है, मीजोसोम क्या करता है भाई, मीजोसोम क्या करता है, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। क्या है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक सेल में जब माइटोकॉन्ड्रिया जो कार्य करता है वही प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम काम करता है। ठीक है भाई, मीजोसोम काम करता है। तो यहां पर एंजाइम इसमें होते भी हैं, साइटोप्लाज्म में भी एंजाइम होते हैं, तो ये श्वसन का कार्य करता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है प्रोकैरियोटिक सेल का या प्रोकैरियोट सेल का जो है मीजोसोम्स क्या है, लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एंड नेक्स्ट है यहां पर हम देखेंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में देखो, प्लाज्मिड क्लास 12th वाले बच्चे बहुत बढ़िया से अच्छे से जानते होंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड की अगर हम बात करें कि प्लाज्मिड जो है, यहां पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सर्कुलर है, प्लाज्मिड क्या है, सर्कुलर है। ठीक है भाई, प्लाज्मिड क्या है, सर्कुलर है। तो ये प्लाज्मिड मोर देन वन नंबर मींस प्लाज्मिड वास्तव में होता क्या है, कौन सी विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर है, तो प्लाज्मिड जो है एक विशेष प्रकार का डीएनए ही है। प्लाज्मिड क्या है, एक विशेष प्रकार का डीएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल है। तो प्लाज्मिड को हम कैसे डिफाइन करें, क्या फर्क होता है प्लाज्मिड का, तो प्लाज्मिड जो होंगे विशेष प्रकार के जो डीएनए होते हैं, यानी कि अगर इसको हम डिफिनीशन की बात करें तो जो मुख्य डीएनए होता है, मुख्य किसी भी जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त, मुख्य डीएनए के अलावा जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मिड कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत महत्वपूर्ण है योगदान है भाई, बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है प्लाज्मिड का। ठीक है, प्लाज्मिड वाहक का काम करते हैं। ठीक है,
प्लाज्मिड वाहक का काम करते हैं, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है प्लाज्मिड वर्सेस एपिसोम। अब एपिसोम क्या है भाई? देखो भाई, प्लाज्मिड यहाँ पे सेपरेट है, ये प्लाज्मिड सेपरेट है तो इसे प्लाज्मिड कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए कि यह इसमें से एक प्लाज्मिड आता और यहां से इससे जुड़ जाता, तो इसको हम लोग प्लाज्मिड ना कहते, क्या कहते बच्चों? क्या कहते बच्चों? एपिसोम कहते। मतलब किसी भी प्रोटीन या किसी भी डीएनए से संबंध स्थापित कर रहा हो तो ऐसे प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं? एपिसोम कहते हैं। क्लियर हुआ भाई? उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये फ्लैजिला है। बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है, इसमें यहां पर रेजोइट्स होते हैं। क्या होता है? रेजोइट्स होते हैं, रेजोइट्स होते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ा होता है, रेजोइट्स होते हैं। एंड ये जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। कौन सी प्रोटीन से? फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन प्रोटीन से, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। और कहीं कहीं पर जो है फ्लैजिला की जगह पर फिम्बरी भी होते हैं, कहीं कहीं पर प्लाई भी होते हैं। ठीक है भाई, ये साइनोबैक्टीरिया में होता है। एंड फूड रिजर्व, फूड रिजर्व मतलब जब भोजन बनाएगा बैक्टीरिया या किसी से भोजन लेगा, है ना। देखो कुछ बैक्टीरिया भोजन बना भी लेते हैं जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, तो ये फूड रिजर्व है जो बैक्टीरिया ने भोजन बनाया है। ये सेल सरफेस है, कोशिका की सतह है, इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है। अब ये सेल वाल है। जो सेल वाल है, ये सेल वाल के सिक्रेशन से ही स्लाइम लेयर का निर्माण होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि सेल वाल स्लाइम लेयर का निर्माण कैसे होता है, तो सेल वाल के सिक्रेशन से स्लाइम लेयर बनता है, कैप्सूल बनता है। अब हम बात करते हैं सेल वाल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सेल वाल में देखेंगे ये कुछ में तो सेलुलोज यानी कि कुछ ब्लू ग्रीन अलगा जैसे है, नीले हरे शैवाल हैं, तो इनमें कुछ की तो सेल वाल सेलुलोज से बनी होती, जो आप सभी जानते हैं पादपों का लक्षण है सेलुलोज का, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती, तो निर्जीव, ये पादपों का लक्षण है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज, मोस्टली बैक्टीरियाज की जो सेल वाल होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। और ये जब जो है किसी भी बैक्टीरिया में अगर ये 90% है, किसी भी बैक्टीरिया में अगर बैक्टीरिया की सेल वाल में ये पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड अगर 90% है, तो यहाँ कौन सा बैक्टीरिया कहा जाएगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाएगा। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी इसमें कम है, ठीक है, कितनी है? 3 से 12% है, तो इसे ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया कहा जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, पहचान जाएंगे ग्राम पॉजिटिव क्यों कहते हैं, ग्राम नेगेटिव क्यों कहते हैं। क्लियर हुआ भाई? एंड इसके बाद में हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी जो है पाए जाते हैं, भाग भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ये पिलाई हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया व्हिच बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड हम कंप्लीटली इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को भाई ये जानकारी कैसी लगी, और अगली क्लास में, अगली स्क्रीन में या अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। और यूकैरियोटिक आप सबको मालूम है, यूकैरियोटिक सेल जो है वो एनिमल एंड प्लांट सेल में डिवाइडेड होती है, 2 टाइप की होती हैं, तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे भाई। जो है यूकैरियोटिक जो सेल पढ़ने वाले थे, टाइप्स ऑफ सेल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल्स हमारी होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फिर से 2 भागों में बटी होती हैं, एक तो प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। तो ये आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये प्लांट सेल है। दूसरी जो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा एनिमल सेल है। तो जो एनिमल सेल है उसमें क्या वेरिएशन होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें प्लांट सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये स्ट्रक्चर जो आपको प्लांट सेल का दिख रहा है, इसमें हम बात करेंगे पौधों में पाई जाने वाली कोशिका है जिसे हम प्लांट सेल कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें ऐसे ऐसे जो ऑर्गन है उन्हें हम सेल ऑर्गन कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। और कोशिका में भरा हुआ तरल पदार्थ जो होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो कौन से भाग को हम क्या नाम देते हैं, वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया और उसका क्या काम होता है, हम 1 बाय 1 सभी सीखते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्लांट सेल होती हैं, वो आप देख रहे हैं यहाँ पर हेक्सागोनल होती हैं। कैसी आपको दिख रही है? हेक्सागोनल होती है।
इसके अलावा प्लांट सेल जो है और भी कई आकार की होती है, कई शेप की होती है, लेकिन यहां पर जो हमने एक मानक बनाया है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको, ये कौन सी सेल है हम यहां पर लिख देते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। और ये जो प्लांट सेल है इसमें हम बात करेंगे कि चलिए शुरुआत से हम लोग सीखते हैं इनके कितने सारे नाम हैं, कितना बेहतरीन, और भी इसके अभी हम देखेंगे तो इसके और भी नाम आपके सामने निकल करके आएंगे। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल आप देख रहे हैं इसमें 3 लेयर है। एक तो ये आउटर वाली जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और बीच में जो मिडिल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है इसको मिडिल लैमेली भी कहते हैं। एंड यहां पर हम बात करेंगे, इसको हम लोग कॉमनली सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल जो होती है पौधों में सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, जो एक निर्जीव पदार्थ है। अब यहां पर हम बात करेंगे क्या जंतुओं में सेल वॉल होती है, तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। अब हम बात करें कि एनिमल सेल दिखती कैसे है भाई, तो एनिमल सेल ऐसे दिखती है एनिमल सेल, ठीक है। तो ये प्लांट सेल है और वे एनिमल सेल है। तो यहां पर हम बात करेंगे, ये आउटर मेम्ब्रेन है, मिडिल मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेल साइटोप्लाज्म को स्ट्रेंथ देते हैं। और दूसरा हमारा जो ये है, देखेंगे अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो एक प्लांट सेल, जैसे इसको हम बात करें, ये प्लांट सेल है और इस प्रकार से ये बहुत सारी प्लांट सेल हैं। तो प्लांट सेल जो होती हैं वह एनिमल सेल होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो ये जिस भाग के द्वारा कनेक्टेड होती हैं, या जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर जो भरा हुआ तरल पदार्थ है जिसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया सारी चीजें आ जा रही हैं, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका प्रोटोप्लाज्म दूसरी सेल से जिस भाग के द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है भाई, कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा कहां होता है और प्लाज्मोडेस्मेटा का क्या काम होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। अब बात करेंगे क्या प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कट होते हैं और यहाँ पर ये इस तरह से सेल साइटोप्लाज्म जो होता है ट्रांसफर हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो भाई क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल में है, क्या एनिमल सेल में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होगा, यहाँ पर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट भी एनिमल सेल में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है जिसे हम हरित लवक कहते हैं या प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ, ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करवाता है, भोजन बनाता है, जिससे यहाँ पर स्टार्च ग्रेन वगैरह भी जो है आप देखेंगे, स्टार्च ग्रेन जो है, स्टार्च ग्रेन, ये देखिए स्टार्च ग्रेन, यहां पर कहीं लिखा होगा, अगर नहीं मिलेगा ये देखिए लिखा है स्टार्च ग्रेन बने हुए हैं, ठीक है, स्टार्च ग्रेन बने हुए हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट है भाई। अब हम बात करते हैं कि जो कोशिका में पाए जाने वाले बहुत सारे, जो मैंने कम ही बनाए, इससे भी ज्यादा ऑर्गन होते हैं, 2-3-4, एक ही ऑर्गन जो है 2-3-4 बार पाए जाते हैं, 2-3-4 जगहों पर होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। ये ओस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो फैट्स ड्रॉपलेट्स होते हैं। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे, इसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं, वैक्यूल कहते हैं। और ये वैक्यूल जिस भित्ति की बनी होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि टोनोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो जो वैक्यूल्स की जो भित्ति होती, जो मेम्ब्रेन होती है,
उसी को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इसमें जो भरा हुआ रस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है। न्यूक्लियोलस का मतलब होता है केंद्रिका। केंद्रिका की खोज जो है फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये जो है इसे क्या कहा जाता है? राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्यारे प्यारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा भाई, वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। लेकिन जो लोग जानते होंगे इसके थोड़ा सा इसके बारे में, भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में मान लीजिए जैसे प्लेटेहेलमिन्थेस जो होता है उसके पास में सिस्टोडा जो वर्ग में आते हैं उनके पास में एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है, तो उनको चाहे तो चाय पिला दो, है ना, और चाहे तो दूध पिला दो, चाहे नमक डाल के पानी पिला दो, उनको टेस्ट ही नहीं पता चलेगा। क्योंकि क्यों नहीं पता चलेगा? ड्यू टू एब्सेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मींस जब आपको बायोलॉजी आती नहीं तो हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी बायोलॉजी आती है तो आपको भाई मजा आ रहा होगा, है ना। नई नई चीजें निकल के आ रही, नई नई चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस क्या है भाई? केंद्रिका। यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। और केंद्रिका जो होती है राइबोसोम बनाती है, इसीलिए इसको राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए कितना आईएमपी क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और इसके बाद में हम बहुत सारी चीजें भी सीखेंगे, लेकिन नेम बाय नेम सीखेंगे क्योंकि नाम सबके दिए गए हैं। वैक्यूल आ गया, देखो मैंने कहा था ये रिक्तिका है। क्या है? रिक्तिका है। और सेल सैप मैंने कहा तो यहाँ पे इसको रसधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी भी कहते हैं। अच्छा भाई, यहाँ इसमें न्यूक्लियस होता है भाई, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियोलस भी होता है, क्रोमैटिन भी होते हैं, ये सब सेम होंगे, है ना, ये सब सेम होंगे। इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो क्या होगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। हम लोग इसी के साथ सीखते चलेंगे भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, ज्यादातर पूछा ही जाता है, चाहे बच्चे बीएससी कर रहे हो या चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या कोई मेडिकल कोर्स कर रहे हो, जेएनएम, एएनएम, डीफार्म, बीफार्म कुछ भी कर रहे हैं तो पूछा। अब देखो, अब मैंने ये कह दिया तो बीएससी वालों के लिए, लेकिन जब जो बच्चे डीफार्म बीफार्म कर रहे हैं उनसे तो यही पूछा जाएगा ना। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो फिर वही सेम हो जाएगा, कुछ चीजों को हटा देंगे भाई, है ना। चलिए, तो अगला वैक्यूल्स हो गया। एंड यहां पर देखेंगे ये आउटग्रोथ दिख रही है, इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है भाई एंडोप्लाज्मिक, ये प्यारा सा स्ट्रक्चर भाई एंडोप्लाज्मिक, इसको हम बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वो 3 प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ पर 2 प्रकार की जरूर भाई बताएंगे, है ना। 3 प्रकार की होती, 2 प्रकार की जरूर बताएंगे। देखो, जिसपे राइबोसोम है तो वो कैसी हो जाएगी? रफ, उसको RER बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर, और देखेंगे जिस पर राइबोसोम है ही नहीं भाई, जो शार्प है, जो स्मूथ है, उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, सपाट या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। और चौथी जो होती है उसको संक्रामी, है ना, संक्रामी जो है क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है भाई। तो ये तो बात थी न्यूक्लियोलस की, वैक्यूल्स की हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है भाई? इसको तनाव देता है, स्ट्रेंथ देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या करता है? ये एक तो प्रोटीन एंजाइम भी बनवाता है, और एक बात है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पर ज्यादा पाई जाती है जहां पर एंजाइम बनाने की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर राइबोसोम होंगे और राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन क्या है? एंजाइम है भाई, ठीक है। तो देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे यहाँ भाई, ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो गोल सा दिख रहा है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे भाई, ये रहा, ये इसको बोलेंगे न्यूक्लियर, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या रहा दोस्तों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें भी 2 भाग होते हैं, 2 परतें होती हैं। देखो ये सेम होगा, इसमें भी होता है, ये हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन और ये हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगी? इनर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाती है? न्यूक्लियर इनवेलप बनाती हैं।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो होती है, आउटर और इनर, लेकिन इसको हम लोग और क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवेलप कहते हैं, है ना। इनवेलप मतलब होता है लिफाफा, केंद्रक का लिफाफा, केंद्रक की सारी चीजें इसमें बंद है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है भाई। एंड इसके बाद में देखो भाई, जब इसमें न्यूक्लियर में बहुत सारे काम होते रहते हैं, और जो पानी है, प्रोटीन है, वो सब कहां से जाएगा भाई, बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, दूसरी कोशिका से आ रहा है, टिश्यूज से आ रहा है, टिश्यूज को ब्लड वेसल से मिल रहा है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा से आ रहा है भाई, दूसरी सेल से। अब ये केंद्रक में कैसे जाएगा, तो केंद्रक में होते हैं छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं, और इन छेद को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। तो देखेंगे न्यूक्लियर पोर के माध्यम से सेल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, देखो कोशिका में भरे हुए रस को कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, एंड केंद्रक में भरे हुए द्रव्य को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर है भाई। सेल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है भाई, इंटरकनेक्टेड बाय न्यूक्लियर पोर। क्लियर। और इसके बाद में हम बात करते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अ डार्क स्टेन, बट इसको हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्रोमैटिन भी कहते हैं, यूक्रोमैटिन भी कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है भाई, है ना। इसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, न्यूक्लिक सब्सटेंस कहते हैं, डीएनए कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। इतने सारे इसके नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, इसकी स्थिति रंग रूप पर निर्भर करता है भाई। अगर ये हल्के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो यूक्रोमैटिन, और मोटे हो गए, गहरे हो गए तो हेट्रोक्रोमैटिन, फर्क होता है भाई। ठीक है भाई। तो आई होप आप समझ चुके होंगे भाई। चलिए, उसके बाद में आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। मैंने पहले ही बता दिया, केंद्रक में भरे हुए तरल पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एंड सेम कंडीशन इसमें भी होगी भाई, सेम इसमें होगा। अब गाल्जी बॉडी की बात आती है। देखो भाई, गाल्जी बॉडी इसमें भी होता है, गाल्जी बॉडी इसमें भी होगा, गाल्जी बॉडी जो है इसमें भी होगा भाई, गाल्जी बॉडी। ठीक है। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। देखा होगा, जब हम लोगों को चोट लग जाती है तो चेहरा लाल हो जाता है, कभी कभी पपड़ी बन जाती है, कभी कभी धब्बे बने रहते हैं। जब गर्म पानी से सिकाई करते हैं तभी जो है धब्बे खत्म होते। क्यों? क्योंकि भैया जब चोट लगती है तो हमारे शरीर की सेल्स मर जाती हैं, और शरीर की सेल्स मर जाती है तो उनको ढोएगा कौन? गाल्जिकाय में जो लाइसोसोम होता है, और लाइसोसोम जब गर्म पानी पड़ेगा तो कहेगा भैया चलो, शरीर के मैसेज आएगा कि अच्छा वहां पे चोट लगी है गर्म पानी से, और जल्दी से आ जाएगा, और वो क्या करेगा? डेड सेल्स को खा जाएगा, ढोएगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, इनगल्फ कर देगा, है ना। तो ये काम क्या होता है, जितना हमारा पैथोजेनिक सेल्स होता है, डेड सेल्स होता है, वेस्टेज होते हैं, वो सब लाइसोसोम खाता है। और लाइसोसोम जो है कहां से बनता है? गाल्जी बॉडी से बनता है, गाल्जी बॉडी से बनता है भाई। ठीक है। क्योंकि गाल्जी बॉडी जो होता है साइक्लाइक स्ट्रक्चर फ्री करता है, फिल्ड विथ लाइसोजाइम एंजाइम, एंड साइक्लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विथ लाइसोजाइम एंजाइम, आल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं, लैन काय बोलेंगे। ठीक है भाई। तो अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने पहले कहा था, कोशिका में भरे हुए द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं भाई। और ये रहा राइबोसोम। राइबोसोम आप देख रहे हैं, राइबोसोम देखो भाई, मैंने इसको इसके बाद में इसके पहले मैंने बैक्टीरिया में पढ़ाया, तो वहां पर मैंने लिखा था 70s राइबोसोम, लेकिन इसमें जो है 70s भी होता है और 80s भी होता है, दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब देखो भाई, आप सोच रहे होंगे एस क्या है? एस जो है सेडिमेंटेशन है, अवसादन गुणांक के आधार पर गुण। यहाँ राइबोसोम दो प्रकार के बताए गए हैं, 70s राइबोसोम्स और 80s राइबोसोम्स दोनों पाए जाते हैं भाई। अब बात करते हैं राइबोसोम, मैंने एक ही जगह पे दिखाया है, और भी होते हैं भाई, है ना। तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ एक ही जगह पे बना दिया है। तो ये राइबोसोम है। राइबोसोम का प्रमुख काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, एंजाइम का निर्माण करना। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सेल ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपसे पूछा जाता है भाई, आपसे पूछा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर, विद्युत घर, पावर हाउस विद इन सेल। कोशिका में ऐसा क्या है? कोशिका के अंदर पावर हाउस क्या है भाई? तो कोशिका के अंदर जो पावर हाउस है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है भाई, देखो ये डबल
लेयर होती है, इसमें बाह्य कला सपाट होती है और अंतः कला मैट्रिक्स में धसकर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाकी इसका डिटेल्स में स्ट्रक्चर हम लोग सेल ऑर्गन 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो में आप लोग सपोर्ट करिए, तभी तो हम आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो बेहतरीन कंटेंट बना पाएंगे। भाई आप खुद ही सोचिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा। भाई आप लोग जैसी वीडियो देखना चाहते हो, आप कम से कम वीडियो को भाई 2 से 4 लोगों के पास शेयर तो करें, ठीक है। चलिए, माइटोकांड्रिया की बात हो रही थी। माइटोकांड्रिया जो होता है ये क्या करता है, ऊर्जा का जनरेट करता है। एंड स्टार्च, मैंने कहा कि ये भाई भोजन बनाएगा तो स्टार्च भी रहेंगे। एंड हाइलोप्लाज्म, यहाँ पे भी जो कंटेंट दिया गया, जो मैटर दिया गया हाइलोप्लाज्म में। एंड ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है इसको स्फेरोसोम्स कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों ने प्लांट सेल का जो है आपने स्ट्रक्चर देखा और इसका एक्सप्लेनेशन देखा। और यहाँ पर ये जो है ये क्या है भाई, ये है एनिमल सेल। ये क्या है, एनिमल सेल है। और ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। तो ये सारे सेल ऑर्गन हैं, इसमें पाए जाते हैं। तो ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या क्या जो है अंतर होता है, तो अगर आप तभी भी जानना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, तो मैं दोनों में अंतर बता दूंगा, ठीक है भाई। तो ये जो है आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, इसके पहले भी हमारी और वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, जिसमें सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, टाइप्स ऑफ सेल क्या है। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे जो यूकैरियोटिक सेल क्या है, ठीक है भाई। तो यूकैरियोटिक का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा भाई, आप अपनी राय देना ना भूलें। तो फिर से मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ और आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।